रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड किंग एपिसोड 28। आदित्य काशवी के पीछे दौड़ता है। काशवी चेंजिंग रूम में जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और आदित्य ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। काशवी लिसन टू मी, काशवी दरवाजा खोलो। कुछ देर बाद काशवी कमरे का दरवाजा खोलती है। आदित्य ने देखा कि काशवी ने अपने कपड़े बदल लिए हैं। उसने कहा, काशवी तुम क्या कर रही हो? तुमने कपड़े क्यों चेंज किए काशवी? काशवी, मैं तुम्हें यहाँ पर अबॉर्शन के लिए लाया था और तुम्हें अपना अबॉर्शन कराना ही होगा। आपने सोच भी कैसे लिया आदित्य जी कि मैं अपना अबॉर्शन करवाऊंगी? मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की ना तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर आदित्य परेशान हो गया। आपने इतनी सारी प्लानिंग करके रखी थी, तभी मुझे मना किया था ना। मैं किसी फैमिली मेंबर को ना बताऊं कि मैं प्रेग्नेंट हूं। आदित्य जी, कोई बात अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश कैसे कर सकता है? देखिए, आपके मन में क्या चल रहा है मैं नहीं जानती, लेकिन वजह चाहे जो भी हो मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। समझे? आप तो कोशिश भी मत कीजिएगा आइंदा से। काशवी आदित्य के बगल से निकल जाती है। आदित्य उसके पीछे पीछे जाता है। काशवी, तुम ऐसे नहीं जा सकती। काशवी कुछ दूर आगे बढ़ी और उसने अपने सर पर अपने दोनों हाथ रख लिया। उसके कदम डगमगा गए। उसे ऐसा करते देख आदित्य उसके पास जाता है। उसने काशवी को कंधे से पकड़ते हुए कहा, काशवी क्या हुआ तुम्हें? फिर से चक्कर आ रहे हैं? काशवी ने उसके हाथ अपने कंधे से झटके से हटा दिए और आगे बढ़ जाती है। वो कुछ दूर आगे बढ़ी तभी वो जमीन में गिर जाती है। उसको जमीन में गिरा हुआ देखकर आदित्य बहुत ज्यादा डर गया। वो दौड़कर उसके पास जाता है और वहां के आसपास के लोग भी काशवी के पास आ जाते हैं। आदित्य ने काशवी को गोद में उठाया और वो हॉस्पिटल के अंदर की तरफ भागा। वो बोलता जा रहा था, काशवी आंखें खोलो। उसने तेजी से आवाज लगाई, नर्स डॉक्टर। नर्स ने जब काशवी को आदित्य की गोद में बेहोश पाया तो वो जल्दी से आदित्य के पास गई और उसने कहा, आप इनको रूम नंबर 103 में लेकर आइए, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। आदित्य उस रूम में चला जाता है और काशवी को बेड में लिटा देता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं। उनको देखकर आदित्य ने कहता है, डॉक्टर देखिए, काशवी बेहोश हो गई है। आप जल्दी से इसका चेकअप कीजिए। लगता है इसकी तबीयत ज्यादा तो नहीं बिगड़ गई है। डॉक्टर ने कहा, रिलैक्स मिस्टर सिंह, हम मिसेज सिंह का चेकअप करते हैं, लेकिन आप रूम से बाहर जाइए। नहीं, मैं काशवी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। डॉक्टर ने नर्स की तरफ देखा और नर्स डॉक्टर को इशारा समझ गई। उसने आदित्य से कहा, इनका ट्रीटमेंट करना है, आप बाहर चलिए। देखिए, ट्रीटमेंट के टाइम आप रूम के अंदर नहीं रह सकते। अगर आप चाहते हैं मिसेज सिंह जल्दी स्टार्ट हो तो आपको रूम से बाहर जाना होगा। आदित्य ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं रूम से बाहर, लेकिन प्लीज आप इसका जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। वो रूम के बाहर जाना जाता है। उसके जाने के बाद डॉक्टर्स काशवी का ट्रेन स्टार्ट करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर रूम से बाहर आते हैं। आदित्य जल्दी से उनके पास जाकर पूछता है, डॉक्टर काशवी कैसी है? वो बेहोश कैसे हो गई? उसकी तबीयत तो ठीक है, क्या ये उसकी बीमारी की वजह से हुआ है? डॉक्टर ने कहा, रिलैक्स मिस्टर सिंह, वो बेहोश अपनी बीमारी की वजह से नहीं हुई है। वो इस वजह से हुई है जो सच में पता चला है। उसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है और एंजाइटी की वजह से ही उन्हें चक्कर आ गए। देखिए मिस्टर सिंह, मैं जानता हूँ मिसेज सिंह के लिए अबॉर्शन कितना जरूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी उनका अबॉर्शन होगा उतनी ही जल्दी उनका ऑपरेशन होगा। लेकिन आप खुद सोचिए, जब अभी उनका ये हाल है तो बाद में आप उन्हें कैसे संभालेंगे? अभी तो हमने उनका अबॉर्शन किया भी नहीं है, और अगर आपने उनकी करा दिया होता तो शायद सजाने के बाद इससे भी बुरा हाल उनका हो सकता है। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि आप उनका अबॉर्शन नहीं कराए तो बेटर है, क्योंकि अभी वो अबॉर्शन के लिए रेडी नहीं हुई है, और अगर अपने जबरदस्त इनके साथ की तो उनकी तबीयत और खराब हो सकती है और किस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखिए, पेशेंट को ठीक होने के लिए फिजिकल और मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है, और अगर वह मेंटली फिट नहीं होंगी तो हम उनको ऑपरेशन कैसे कर पाएंगे, वो कैसे रिकवर कर पाएंगी? इसीलिए आप उन्हें समझाएं, इसका अबॉर्शन के लिए कुछ दिन रुक जाए, उन्हें दिमागी तौर पर उनके अबॉर्शन के लिए गाड़ी करवा लीजिए, उसके बाद ही आगे कुछ हो सकता है। आदित्य ने कहा, लेकिन डॉक्टर ये अबॉर्शन तो बहुत जरूरी है ना। जितनी जल्दी अबॉर्शन होगा इतनी जल्दी तो काशवी का ऑपरेशन हो पाएगा। मैं जानता हूं काशवी अपने अबॉर्शन के लिए कभी नहीं मानेगी। जब से उसको पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं। डॉक्टर ने कहा, मैं समझता हूं मिस्टर सिंह, दुनिया में कोई भी मां अपने बच्चे को अपनी मर्जी से नहीं मानना चाहिए कि, लेकिन क्या कर सकते हैं, हालात ही ऐसे हैं। और एक मां से यह उम्मीद करना क्यों अपने बच्चे को गिरा दे, ये तो बेवकूफ़ी ही है ना।
यहाँ पर भी जब कोई लड़की एबॉर्शन के लिए आती है तो ज्यादातर उन्हें समाज का डर रहता है, फैमिली प्रेशर रहता है। वो चाहकर भी अपना बच्चा नहीं रख सकती। कोई भी अपनी खुशी से अबॉर्शन नहीं करता। इसीलिए मिसेज सिंह से तो यह उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते। आखिर उनके पास उनकी बीमारी के अलावा कोई मजबूरी नहीं है और अपनी बीमारी की पूरी बात तो वो जानती भी नहीं है। डॉक्टर ने कहा हमने उन्हें इंजेक्शन दिया है, कुछ देर बाद उन्हें होश आ जाएगा तो अपने घर ले जाइएगा। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। आदित्य काशवी के पास जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। वो उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा था। उसने उसके सर पर हाथ फेरा। अगले ही पल अपना एक हाथ उसके पेट पर रख दिया। जानता हूं बहुत बुरा फादर हूं। आपके आने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस दुनिया में ना आओ, लेकिन क्या करूं, अगर आपको चूज करता हूं तो आपकी मम्मा को खो बैठूंगा और मैं आपकी मम्मा को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन क्या है ना, आपकी मम्मा से थोड़ा सा ज्यादा प्यार करता हूं। आखिर आपसे पहले तो वो मेरी लाइफ में आई थी और आपकी मम्मा ही मेरी प्रायोरिटी है। इसीलिए मुझे आपकी मम्मा की जान बचाने के लिए आपको हम दोनों से दूर करना पड़ रहा है। आदित्य का फोन बजता है। उसने फोन निकालकर देखा तो ये रुद्र वाधवा का कॉल था। डीसीपी मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? आदित्य ने फोन रिसीव किया। रुद्र वाधवा ने दूसरी तरफ से कुछ कहा और आदित्य के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उसने कहा ठीक है, मैं देख लूंगा, बस मुझे पल पल उन सबकी खबर देते रहना। ये कहकर उसने फोन कट कर दिया और वापस से काशवी का हाथ थाम कर बैठ गया। आदित्य काशवी का हाथ थामे हुए उसके हाथों के ऊपर अपना सर रखकर आंख मूंद कर बैठा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद धीरे धीरे काशवी को होश आता है और जब आदित्य को अपने हाथ में हलचल महसूस होती तो उसके चेहरे की तरफ देखता है। काशवी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और जब वो आदित्य को देखती है, घबराकर सबसे पहले अपने हाथ आदित्य के हाथ से छुड़वाकर अपने पेट पर हाथ रखती है। काशवी ने घबराते हुए कहा, आपने हमारे बच्चे को मार दिया। मेरा बच्चा? आदित्य ने उसको संभालते हुए कहा, काशवी बच्चे को कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने मना किया था कि जब तक तुम एग्री ना करो और तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक वो एबॉर्शन नहीं करेंगे। आदित्य काशवी से कहता है, काशवी घर चलो। आदित्य अपने हाथ बढ़ाता है काशवी का हाथ थामने के लिए, लेकिन काशवी उसका हाथ नहीं थामती और खुद से उठकर खड़ी हो जाती है। आदित्य अपने हाथ पीछे ले लेता है। वो आगे बढ़ जाती है और आदित्य उसके पीछे पीछे चल रहा था। आदित्य गाड़ी के पास आता है और काशवी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता उससे पहले काशवी बैक साइड का गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठ जाती है। उसके ऐसा करने से आदित्य ने कोई रिएक्ट नहीं किया और वो ड्राइविंग सीट में बैठ गया और कार ड्राइव करने लगा। वो मिरर से काशवी को देख रहा था जो खिड़की के बाहर भी देख रही थी और उसका चेहरा रोने की वजह से पूरा उतर गया था। दोनों पर पहुंचते हैं। काशवी सबसे पहले उतरती है और घर के अंदर आती है और आदित्य उसके पीछे पीछे। दिया, रेहान, ममता, पुष्पेंद्र जी, रॉकेट और मुस्कान हॉल में बैठे थे। उन्होंने काशवी को अंदर आते हुए देखा। दिया ने पूछा, काशवी तेरा चेकअप हो गया? दिया ये पूछ ही रही थी लेकिन काशवी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो ऊपर की तरफ चली गई। ममता जी को भी ये देखकर बहुत ही हैरानी हुई। सबको उसका ऐसा करना बहुत अजीब लगा। रेहान ने कहा, भाभी को क्या हो गया है? बिना जवाब दिए हुए ही चली गई। पुष्पेंद्र जी ने कहा, काशवी तो ऐसा नहीं करती है, जब भी हम सब साथ होते हैं तो खुद ही आकर हमारे साथ बैठ जाती है। आदित्य अंदर आता है। जब वो अंदर आया तो पुष्पेंद्र जी ने पूछा, आदित्य तुम भी बहुत परेशान लग रहे हो? और काशवी भी बिना जवाब दिए ही चली गई। कुछ हुआ है क्या? तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है ना? मुस्कान ने कहा, मुझे तो लगता है अंकल इन दोनों के बीच में फाइट हुई है, तभी तो देखिए सुपरमैन भी कितने परेशान है और काशवी दीदी भी कितना परेशान है। पुष्पेंद्र जी अभी भी आदित्य की तरफ देख रहे थे। जवाब के इंतजार में आदित्य ने कहा, काका सब कुछ ठीक है, वो काशवी मुझसे थोड़ा नाराज है। दिया ने कहा, नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो आपसे भी नाराज होती तब भी वो इस तरीके से बिहेव नहीं करती। दिया, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना मैं उसे मना लूंगा। उसने बाकी सब की तरफ देखते हुए कहा, और आप सब भी परेशान मत होइए। ममता जी ने पूछा, आदित्य बेटा काशवी ठीक तो है ना? वो हॉस्पिटल गई थी, अब उसकी तबीयत कैसी है? घबराने की कोई बात नहीं है, वो ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आदित्य कमरे में पहुंचता है। काशवी बेड पर बैठी हुई थी। काशवी ने अपने दोनों हाथ से बेड को पकड़ रखा था। आदित्य उसके बगल में आके बैठ जाता है और उसके हाथों पर अपने हाथ रखता है, लेकिन काशवी अपने हाथ पीछे ले लिए।
काशवी, डॉक्टर ने जो दवाई दी है तुम्हें, उसे तुम्हें टाइम पर लेना है। मुझे कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए। मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे काम है। आदित्य अपनी जगह से खड़ा होता है। आदित्य रूम से बाहर निकल जाता है। उसे रूम से बाहर जाता हुआ देख कर दिया काशवी के कमरे की तरफ आती है। वह काशवी के रूम का दरवाजा खटखटाती है। मैं अंदर आ जाऊं काशवी? काशवी जो अभी भी रो रही थी, दिया की आवाज सुनकर अपने आंसू पोंछती है और उसकी तरफ देखकर कहती है, हाँ आ जाना अंदर। दिया कौशिक के पास आती है। उसने देखा काशवी का चेहरा और उसकी आंखें रोने की वजह से सूज गई है। काशवी, अब सच सच बता, क्या बात है? देख, मुझसे झूठ अब तो मत बोलना, क्योंकि तेरा चेहरा बता रहा है कि बात जो भी है बहुत बड़ी है, जो तुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। इतना कि तू अपने आंसू भी नहीं रोक पा रही है। तेरे और भैया के बीच कोई बात हुई है क्या? काशवी ने कहा, दिया, बहुत दिन से मैं तुम सबको एक बात बताना चाहती थी। वो बात बताकर मैं तुम सबको खुश देखना चाहती थी। दिया ने कहा, कौन सी बात बताना है, बताना। दिया, मैं प्रेग्नेंट हूँ, काशवी ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा। उसकी बात सुनकर दिया ने खुश होते हुए और एक्साइटमेंट में कहा, क्या तू प्रेग्नेंट है? तू माँ बनने वाली है? इसका मतलब कि मैं मासी? अरे नहीं नहीं, मैं तो चाची बनने वाली हूँ। ओ माय गॉड काशवी, कितनी बड़ी खुशी की बात है। और तू है कि आप पर मुंह फुला कर बैठी है, तूने हम में से किसी को बताया भी नहीं। जिस तरीके से तुझे खुशी हो रही है ना, नहीं खुशी बताकर तुम सबके चेहरे में यही खुशी देखना चाहती थी। लेकिन तुझे पता है, आज आदित्य जी मुझे हॉस्पिटल लेकर गया, तेरा चेकअप करवाने नहीं, मेरा अबॉर्शन करवाने। उसकी बात सुनकर दिया नहीं सौंपते हुए कहा, क्या भैया तुझे एबॉर्शन कराने के लिए लेकर गए थे? इसका मतलब तुम लोगों के बाद बहुत पहले से पता है। काशवी ने कहा, दिया, मुझे ये बात सगाई वाले दिन ही पता चली थी और मैंने सबसे पहले ये बात आदित्य जी को बताई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो इस पल का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और क्यों ना बताती, यह तो उनका हक था। मैं ये गुड न्यूज़ उन्हें बताकर उन्हें खुश करना चाहती थी, उन्हें खुश देखना चाहती थी। लेकिन दिया, मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। आदित्य जी ये बच्चा नहीं चाहते और उन्होंने ये खुशी मुझे किसी को बताने भी नहीं दी, तभी तो मैंने अभी तक तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताया। दिया काशवी की सारी बातों को ध्यान से सुन रही थी। आज आदित्य जी ने जो किया है ना दिया, उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? दिया ने कहा, देख काशवी, मुझे लगता है कि तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। देख, मैंने पहले भी बहुत गलती की है, लेकिन इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगी। मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि भैया तुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, ये अलग की बात है, भैया बहुत गुस्सा करते हैं और वो बाकी लोगों की तरह नहीं है। लेकिन वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। तो वो अपने बच्चे से भी उतना ही प्यार करेंगे ना। देख, मुझे लगता है कि अगर भैया ने ऐसा कोई फैसला लिया है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। और तुझे वो वजह पता करनी होगी। एक बार भैया से बात कर और उनसे पूछ कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। दिया, अगर उन्हें वजह बतानी ही होती तब तक भी वो मुझे वो वजह बता देते। मैं जानती हूँ अगर ऐसा कोई भी फैसला वो ले रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होगी। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पर आ रही है कि वो मुझे बिना बताए मेरा एबॉर्शन करवा रहे थे। देख ले, दिमाग से सोच और ठंडे दिमाग से फैसला ले। अगर अबॉर्शन जैसी इतनी बड़ी चीज भैया तुझसे कह रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा रीजन होगा। और बात तेरी भी सही है, अगर भैया को बताना होता तुझे तो वह अपना तुझे बता देते। इसका मतलब ऐसी कोई बात है जो भैया तुझसे छुपा रहे हैं और तुझे वह बात पता करनी है। चल अब दवा ले ले, भैया को पता चल गया कि मैंने तुझे टाइम से दवा नहीं दी, तुम मुझ पर भी गुस्सा करेंगे। दिया अपनी जगह से उठकर दवा लेकर आती है और काशवी को दवा देती है। काशवी दवा खा लेती है। दिया ने कहा, चल अब आराम कर ले। आदित्य अपनी गाड़ी एक सुनसान एरिया में आकर रोकता है। तभी डीसीपी रुद्र वाधवा उसके पास आते हैं। डीसीपी, क्या हुआ है और तुम इतना परेशान क्यों हो और इतने अर्जेंट में तुमने मुझे क्यों बुलाया? आदित्य, तुम जानते हो मैंने कभी भी अपने देश और अपनी वर्दी के साथ गद्दारी नहीं की है। आदित्य ने कहा, हाँ डीसीपी, मैं जानता हूं, लेकिन हुआ क्या है? मैंने पिछले साल अंडरवर्ल्ड के ही एक डॉन को पकड़ा था। जब मुझे पता चला था कि वो दुबई से इंडिया आ रहा है, वो भी फर्जी आईडी बनवाकर, और मैंने अपनी टीम के साथ एयरपोर्ट में जाकर उसे अरेस्ट कर लिया। और तुम्हें पता है, अपनी पावर पैसे की वजह से वो बच गया। कोई ठोस सबूत न होने की वजह से कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया और अब मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। कई बार तो उसने मेरे घर पर धमकी भरे लेटर भी फेंका है, जिससे मेरी पत्नी बहुत डर गई है।
और मुझे पता चला है कि अब वो इंडिया में अपने गैर कानूनी काम कर रहा है और वो तुम्हारी जगह लेना चाहता है। आदित्य ने कहा, क्या ये वही है सम्राट खंडेलवाल? हाँ वही है। मैं तुमसे भी यही कहने आया हूँ, कितने संभल कर रहना है और अवेयर रहना है। आदित्य ने कहा, तुम फिक्र मत करो डीसीपी, मैं इसका कुछ करता हूँ और तुम्हारे परिवार में किसी को कुछ नहीं होगा। ना तुम्हें कुछ होगा ना तुम्हारी वाइफ को कुछ होगा। इस सम्राट खंडेलवाल को तो मैं देखता हूँ। रुद्र वाधवा ने कहा, क्या बात है आदित्य, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ डीसीपी से बहुत परेशान हूँ, काशवी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके पेट में ट्यूमर है। उसकी बात सुनकर रुद्र वाधवा परेशान हो गए। उन्होंने कहा, क्या काशवी के पेट में ट्यूमर है? वो ठीक तो हो जाएगी ना आदित्य? हाँ डीसीपी वो ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने कहा है कि उसका ऑपरेशन करना होगा और वो उसके बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या आदित्य? डीसीपी, काशवी प्रेग्नेंट है और काशवी का ऑपरेशन होना भी जल्द से जल्द जरूरी है और प्रेगनेंसी में उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। मैं इस चीज को लेकर बहुत परेशान हूँ। आज मैं काशवी को हॉस्पिटल लेकर गया था उसका अबॉर्शन के लिए, लेकिन मैंने उसे बताया नहीं था एबॉर्शन के बारे में। उसे खुद से ही अबॉर्शन के बारे में पता चल गया और उसके बाद उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और आज उसका एबॉर्शन नहीं हो पाया। मैं बहुत परेशान हूँ डीसीपी, अगर वक्त पर काशवी को ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। उसके ट्यूमर का जहर उसकी बॉडी में भी फैल सकता है। लेकिन काशवी अबॉर्शन के लिए तैयार नहीं है। मैं काशवी को नहीं खो सकता, तुम जानते हो ना डीसीपी, काशवी मेरे लिए क्या है। रुद्र वाधवा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे संभालते हुए कहा, जानता हूं तुम काशवी से कितना प्यार करते हो, लेकिन मैं काशवी का दर्द भी समझ सकता हूं। आखिर पिछले 8 साल से अपनी पत्नी को भी इसी दर्द में देख रहा हूं। हमारी शादी को 9 साल हो गए हैं, लेकिन हमारी आज तक औलाद नहीं है। मेरी पत्नी बच्चे के लिए कितना परेशान रहती है मैं देख सकता हूं और इसीलिए मैं तुम्हारा ये दुख समझ सकता हूं। अपनी पत्नी को परेशान देखना एक पति के लिए आसान बात नहीं होती। लेकिन मैं भगवान से दुआ करूंगा कि सब ठीक हो जाए, काशवी भी ठीक हो जाए। आदित्य ने कहा, मेरे रहते उससे कुछ हो भी नहीं सकता, मैं से कभी कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होने दूंगा। तुम आराम से अब पुलिस स्टेशन जाओ और अपना काम करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। रुद्र वाधवा ने कहा, मैं जानता था कि तुम सब कुछ संभाल लोगे, अब मैं टेंशन फ्री हो तो मैं बात बताकर मैं चलता हूँ। तुम अपना और काशवी का ख्याल रखना। आदित्य घर वापस आता है। उसने कमरे में देखा काशवी सो रही थी। आदित्य वापस से कमरे के बाहर निकल जाता है। रिहान के कमरे में जाता है। रिहान ने कहा, भाई आप यहाँ पर? हाँ वो मुझे दिया से बात करनी है। उसने दिया की तरफ देखकर पूछा, दिया तुमने काशवी को दवा दे दी थी ना? हाँ भैया मैंने उसे दवा दे दी थी और उसे फ्रूट भी खिला दिए थे। ओके, इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। रिहान ने दिया से कहा, भाई और भाभी बहुत परेशान है, तुम्हें इसका कारण पता है क्या? भाभी ने तुम्हें कुछ बताया? दिया ने पहले सोचा वो काशवी के प्रेग्नेंट होने के बाद रिहान को बता दे, लेकिन फिर उसने कहा, वो क्या है ना भैया, और उसकी लड़ाई हुई है। तुम तो जानते हो काशवी अपने आप को लेकर कितनी केयरलेस है और भैया को उसकी कितनी फिक्र रहती है, इसीलिए भैया उस पर हमेशा गुस्सा करते हैं अपना ख्याल ना रखने की वजह से दवाइयों के लिए, इसीलिए बस काशवी उनसे से गुस्सा है। रिहान ने कहा, उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। खैर अगर काशवी भाभी गुस्सा है तो भैया उन्हें मना लेंगे, मैं जानता हूँ भाभी इतनी अच्छी है कि वो जाएगी भैया के मनाने से, आखिर दोनों एक दूसरे से प्यार जो इतना करते हैं। आदित्य वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाता है, अपना खाना कमरे में ही मंगा कर खा लेता है और वो आकर काशवी के बगल में लेट जाता है। काशवी का चेहरे दूसरी तरफ था। आदित्य एक नजर उसकी तरफ देखता है और फिर सीलिंग की तरफ देखने लगता है और धीरे धीरे वो नींद की आगोश में चला जाता है। अगले दिन आदित्य तैयार हो जाता है और शीशे के सामने खड़े होकर कहता है, देखता हूँ वो कौन है जो मेरे रहते मेरी पोजीशन को लेना चाहता है। काशवी कमरे में आती है। वो टेबल में आदित्य की कॉपी रखती है और एक नजर आदित्य की तरफ देखकर चली जाती है। आदित्य उसकी बेरुखी अपने लिए देख रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो जानता था इस वक्त काशवी कितना हट है। कुछ देर बाद आदित्य घर से निकल जाता है। काशवी मन में कहती है, आपको कौन सी बात परेशान कर रही है और क्यों आप मेरा एबॉर्शन कराना चाहते हैं, ये वजह तो मैं जानकर ही रहूंगी आदित्य जी। वो भी घर के बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंचती है। वो रिसेप्शन एरिया में कहती है, मुझे डॉक्टर सक्सेना से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे कुछ देर बैठने को कहा। काशवी जाकर इंतजार करती है। डॉक्टर सक्सेना को जब पता चला काशवी आई है तो अपने पेशेंट को चेक करने के बाद उन्होंने काशवी को आने के लिए कह दिया।
रश्मि उनके केबिन में आती है। डॉक्टर सक्सेना ने कहा, तो बताइए मिसेस सिंह, कैसे आना हुआ है आपका? क्या आपको अभी भी वीकनेस लग रही है? काशवी ने कहा, डॉक्टर मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं आपसे ये जानने आई हूं कि आदित्य जी मेरा एबॉर्शन क्यों कराना चाहते थे। देखिए डॉक्टर, मुझसे झूठ मत बोलिए प्लीज। आज नहीं तो कल मुझे सच पता चलना ही है, तो बेहतर होगा कि आप मुझे बता दीजिए कि आदित्य जी और आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, नहीं, हम क्यों आपसे कुछ छुपाएंगे, और आपके हस्बैंड आपका एबॉर्शन क्यों कराना चाहते थे ये जाकर आप अपने हस्बैंड से पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रही है। डॉक्टर, मैं जानती हूँ कि आपको सब सच पता है कि आदित्य जी मेरा एबॉर्शन क्यों कराना चाहते हैं, इसीलिए मुझसे झूठ कहने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने मुझे ये नहीं बताया कि आदित्य जी और आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं, तो मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लूंगी कि बिना बताया आप मेरा अबॉर्शन कर रहे थे, जो कि बिल्कुल इलीगल है। फिर आप ही सोचिए आपके साथ क्या होगा। उसकी बात सुनकर डॉक्टर बहुत डर गए। इसीलिए मुझे अब सच सच बताइए कि आदित्य जी और आप लोग मिलकर मुझसे क्या छुपा रहे हैं, और क्यों आदित्य जी मेरा अबॉर्शन कराना चाहते हैं। इतनी जल्दी आप लोगों ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, लेकिन प्लीज उसके बाद आप सोच समझकर फैसला लीजिएगा। देखिए, आपके हस्बैंड नहीं चाहते कि ये बात आपको पता चले, लेकिन आपके हस्बैंड के अगेंस्ट जाकर मैं आपको ये बात बता रहा हूं, जबकि मैं जानता हूं कि अगर मैंने आपको ये बात बताई तो आपके हस्बैंड मेरा क्या हाल करेंगे। इसीलिए ये बात बताने के बाद आप उन्हें संभाल संभाल लीजिएगा। काशवी ने कहा, वो कुछ भी नहीं करेंगे, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, बस आप मुझे सच बताइए। देखिए मिसेज सिंह, आपके पेट में ट्यूमर है। काशवी ने कहा, हाँ ये बात तो मुझे पता है, आदित्य जी ने मुझे बात बताई थी। हाँ, लेकिन आपको ये भी तो पता होगा कि आपका ऑपरेशन जल्द से जल्द होना बहुत जरूरी है, और आप इस वक्त में प्रेग्नेंट है, जब प्रेगनेंसी में हम आपका ऑपरेशन नहीं कर सकते, और ऑपरेशन के बाद आप कभी मां नहीं बन सकती। काशवी ने जब ये सुना तो उसे धक्का सा लगा। वो बस आंखें फाड़े डॉक्टर की तरफ देख रही थी। उसने कहा, लेकिन डॉक्टर, मैं दवा से भी तो ठीक हो सकती हूँ ना, और अपनी डिलीवरी के बाद मैं अपना ऑपरेशन करा सकती हूँ। डॉक्टर ने कहा, नहीं मिसेज सिंह, आपका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आपका ट्यूमर काफी बड़ा हो चुका है और जानलेवा भी। अगर ट्यूमर आपकी बॉडी में फैल गया तो आपकी जान को खतरा है। इसीलिए आपके हस्बैंड चाहते हैं कि आप अपना एबॉर्शन करा दे, फिर हम आपका ऑपरेशन कर सकते हैं। काशवी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसका चेहरा पूरा उतर गया था। डॉक्टर ने उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाया, लेकिन काशवी अपनी जगह से खड़ी हो गई और उसने कहा, इतनी बड़ी बात आदित्य जी ने मुझसे छुपाई, इसीलिए वो चाहते कि मेरा एबॉर्शन हो जाए। डॉक्टर प्लीज, कोई तो तरीका होगा ना जिससे मैं और मेरा बच्चा दोनों ही बच जाएं। एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? डॉक्टर, मैं खुद तो मर जाऊंगी, लेकिन कभी भी अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। डॉक्टर ने कहा, यही कारण था। आपके हस्बैंड जानते थे कि जब आपको सच पता चलेगा तो आप अपने बच्चे को ही चुनेंगी, इसी वजह से वो आपको बिना बताए आपका अबॉर्शन करवा रहे थे। लेकिन फिर भी मेरी आपको ये एडवाइस है, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इट विल हेल्प यू। मेडिसिन से ज्यादा ये चीज भी बहुत मैटर करती है एक बॉडी को। काशवी ने कहा, जी डॉक्टर, मैं अपना ध्यान रखूंगी। वो हॉस्पिटल से निकल गई। हॉस्पिटल के गार्डन एरिया में जाकर बेंच में बैठ गई। वो बस रोए जा रही थी। मुझे नहीं मरना है, और ना ही मैं अपने बच्चे को मरते हुए देख सकती हूँ। मुझे तो ये जिंदगी मेरे आदित्य जी के साथ बितानी है। उनका प्यार चाहिए, मुझे उनसे प्यार करना है। लेकिन मैं अपने बच्चे से भी तो उतना ही प्यार करती हूं ना। और भले ही इस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए मुझे खुद की जान को क्यों ना दांव पर लगाना पड़े, मैं लगाऊंगी, लेकिन अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। भले ही मेरे पास जिंदगी के ज्यादा दिन नहीं है, लेकिन जितने भी दिन है उतने ही दिन में मैं आदित्य जी को खूब सारा प्यार दूंगी। जिंदगी भर का प्यार कुछ महीनों में दूंगी। इन कुछ महीनों में मैं अपनी पूरी जिंदगी जी लूंगी। काशवी घर वापस आती है। वो दिया के पास जाती है, जो इस वक्त किचन में काम कर रही थी। काशवी ने दिया से पूछा, दिया, क्या आदित्य जी घर वापस आ गए? नहीं, जब से भैया घर से बाहर गए हैं तब से वापस नहीं आए हैं। ओह ठीक है। काशवी अपने कमरे में जा रही थी, तभी उसकी मां ने उसको आवाज लगाई। काशवी, कहाँ जा रही है बेटा? जब से मैं आई हूं तब से मेरे साथ तो दो पल भी नहीं बैठी। काशवी उनके पास वापस आती है। सॉरी माँ, इतना बिजी हो गई थी ना, लेकिन फिक्र मत कीजिए, अब मैं सबके साथ वक्त बिता आऊंगी, अब किसी को भी शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। ममता जी ने कहा, क्या बात है बेटा, मैं जब से आई हूं तब से देख रही हूं तू बहुत परेशान है, अपनी माँ को नहीं बताएगी अपनी परेशानी?
माँ, जिंदगी में परेशानी है तो आती है, लेकिन उसे लेकर थोड़ी नहीं मैं बैठ सकती। इसलिए मैं अपनी जिंदगी का हर एक मोमेंट एंजॉय करना चाहती हूँ। परेशानी में रहकर एक पल का भी समय मैं बर्बाद नहीं करूंगी। इसलिए देखिए आपको मेरे चेहरे से क्या लग रहा है कि मैं परेशान हूँ। देखिए मैं कितनी खुश हूँ। और मुझे ये गुस्से और दुख में अपने एक भी समय बर्बाद नहीं करना है। और माँ, मैं आपके साथ वक्त जरूर बताऊंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद। वो क्या है ना, मुझे थोड़ा सा काम है, उसके बाद मैं आप सबके साथ वक्त बताऊंगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। रात के 10 बजे आदित्य घर वापस आता है। जब वो कमरे में आया, काशवी कमरे में नहीं थी। इसलिए वो कबर्ड से अपने कपड़े निकालता है और वॉशरूम में चला जाता है। वो कुछ देर बाद वो वापस आता है। उसने देखा काशवी सोफे पर बैठी थी। काशवी आदित्य के पास आती है। कहाँ थे सुबह से आप? इतनी देर लगा दी घर आने में। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि कोई आपका इंतजार कर रहा है घर पर? आदित्य को उसका बिहेवियर बहुत अजीब लगा। अभी सुबह तक तो वह से गुस्सा थी। आदित्य ने कहा, काशवी तुम इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रही हो? सुबह तक तो तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही थी, और अब ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम मुझसे नाराज नहीं हो। हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं। काशवी आदित्य के गले में अपने दोनों हाथ डालकर कहती है, तो अगर मैं आपसे गुस्सा थी तो आप घर वापस नहीं आएंगे। आप जानते हैं ना, आपको थोड़ी सी भी देर हो जाती है, बस मेरी आंखें आपको ढूंढने लगती है। आपकी फिक्र होने लगती है मुझे। काशवी का इस तरीके से उससे आराम से सवाल करना आदित्य को बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो जवाब देते हुए कहता है, वो आज कुछ ज्यादा ही काम था, इसलिए देर हो गई। अच्छा चलिए खाना खा लीजिए, मैं आपके लिए खाना रूम में ले आए। आज आप सुबह से ही घर से बाहर थे ना, काफी थक गए होंगे और भूख भी तो लगी होगी। चलिए अब खाना खा लीजिए। काशवी, तुम मुझसे गुस्सा नहीं हूं जो कि मैंने तुम्हारे साथ किया? आदित्य जी, मैं कभी आपसे ज्यादा देर तक गुस्सा हो सकती हूँ क्या? हाँ, गुस्सा थी और अभी भी आप पर गुस्सा हूँ। लेकिन गुस्सा होने का मतलब ये थोड़ी नहीं कि मैं आपसे प्यार करना छोड़ दूँ, आपका ख्याल रखना छोड़ दूँ। काशवी, मैंने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की थी। मैं तुम्हें बिना बताए तुम्हारा अबॉर्शन करवा रहा था, और उसके बावजूद तुम ऐसे कह रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, तो मैंने कहा ना मैं आपसे गुस्सा हूँ, और हाँ, मैं कभी भी अपना एबॉर्शन भी नहीं करवाऊंगी, और ना कभी आपसे प्यार करना भी नहीं छोड़ूंगी। अब आप बाकी सारी बातें छोड़िए। रात के 10:30 बज रहे हैं। जल्दी से खाना फिनिश कीजिए। आदित्य जाकर सोफे पर बैठ जाता है। उसने देखा खाने में सारी चीजें उसके पसंद की ही थी। आदित्य एक बार फिर से काशवी की तरफ देखता है। काशवी ने कहा, देख क्या रहे, खाना खाए। आदित्य खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद काशवी ने कहा, आदित्य जी बालकनी में चले। काशवी उसका हाथ पकड़कर बालकनी में लाती है। बालकनी में सोफा रखा था जिसमें काशवी आदित्य को बैठा देती है और खुद भी उसके बगल में बैठ जाती है। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। काशवी ने आसमान की तरफ देखकर कहा, आदित्य जी कितना अच्छा लग रहा है ना, ठंडी हवाएं, चमकते सितारे, और आपका साथ, कितना खूबसूरत पल है ना ये। और ये कहकर वो आदित्य की तरफ देखती है। आदित्य भी उसकी तरफ ही देख रहा था। काशवी अपना सर धीरे से आदित्य के कंधे पर रख देती है और अपने हाथ आदित्य की पीठ पर। आदित्य जी, आपको हमारी पहली मुलाकात याद है? मैंने आपको क्या कुछ नहीं कहा था, और आपका गुस्सा, हमारी वो लड़ाई, तब आप मुझे कितने नापसंद थे। आदित्य भी अपनी और काशवी की मुलाकात याद करता है। सारी पुरानी बातें याद करके उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। तब मैंने कभी नहीं सोचा था वो पहली मुलाकात जिंदगी भर का साथ बन जाएगी। जिस इंसान से मैं इतना दूर भागती थी, कभी नहीं सोचा था एक ऐसा दिन भी आएगा कि उसके बगैर एक पल भी रहना मुश्किल हो जाएगा। आदित्य भी काशवी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है। वो दोनों बहुत देर तक ऐसे ही रहते हैं। आदित्य ने कहा, काशवी ठंड बहुत बढ़ रही थी, अब हमें अंदर चलना चाहिए। काशवी आदित्य कमरे के अंदर आ जाते हैं। काशवी अपने सर को उसके कंधे पर रखकर उसके और करीब होकर लेट जाती है। आदित्य काशवी की तरफ ही देख रहा था। कुछ देर में काशवी सो जाती है और उसकी तरफ देखते देखते आदित्य भी सो जाता है। सुबह का वक्त आदित्य तैयार हो रहा था। वो शीशे के सामने अपने बाल सेट करने के बाद पीछे मुड़ता है अपना ब्लेजर उठाने को। उसने देखा काशवी के सामने खड़ी है। काशवी के हाथों में ब्लेजर था। काशवी नजरों से उसे घूमने का इशारा किया और आदित्य फिर से शीशे की तरफ देखने लगा।
काशवी उसकी ब्लेजर पहनने में मदद करती है। ब्लेजर पहनाने के बाद आदित्य दोबारा उसकी तरफ घूमता है। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। काशवी आदित्य का चेहरा अपने हाथों में थामती है और अपने पंजों के बल खड़े होकर अपना चेहरा आदित्य के चेहरे के और करीब लाती है और उसका सर झुकाकर उसके माथे पर अपने होंठ रख देती है, जिससे काशवी और आदित्य की दोनों की आंखें बंद हो जाती है। वो वापस पीछे आती है और कहती है, जल्दी आइएगा, कल की तरह देर मत कीजिएगा। आदित्य मन में कहता है, काशवी तुम्हारा गुस्सा मुझे इतना परेशान नहीं कर रहा था जितना तुम्हारा इस तरीके का नॉर्मल बिहेवियर मुझे परेशान कर रहा है। आदित्य भी काशवी को बाय बोलकर चला जाता है। आदित्य अपनी गाड़ी एक सुनसान एरिया में आकर रोकता है। तभी डीसीपी रुद्र वाधवा उसके पास आते हैं। डीसीपी, क्या हुआ है और तुम इतना परेशान क्यों हो और इतने अर्जेंट में तुमने मुझे क्यों बुलाया? आदित्य, तुम जानते हो मैंने कभी भी अपने देश और अपनी वर्दी के साथ गद्दारी नहीं की है। आदित्य ने कहा, हाँ डीसीपी मैं जानता हूं, लेकिन हुआ क्या है? मैंने पिछले साल अंडरवर्ल्ड के ही एक डॉन को पकड़ा था। जब मुझे पता चला था कि वो दुबई से इंडिया आ रहा है, वो भी फर्जी आईडी बनवाकर, और मैंने अपनी टीम के साथ एयरपोर्ट में जाकर उसे अरेस्ट कर लिया। और तुम्हें पता है, अपनी पावर पैसे की वजह से वो बच गया। कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया और अब मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। कई बार तो उसने मेरे घर पर धमकी भरे लेटर भी फेंका है, जिससे मेरी पत्नी बहुत डर गई है और मुझे पता चला है कि अब वो इंडिया में अपने गैर कानूनी काम कर रहा है और वो तुम्हारी जगह लेना चाहता है। आदित्य ने कहा, क्या ये वही है सम्राट खंडेलवाल? हाँ वही है। मैं तुमसे भी यही कहने आया हूँ, कितने संभल कर रहना है और अवेयर रहना है। आदित्य ने कहा, तुम फिक्र मत करो डीसीपी, मैं इसका कुछ करता हूँ और तुम्हारे परिवार में किसी को कुछ नहीं होगा। ना तुम्हें कुछ होगा ना तुम्हारी वाइफ को कुछ होगा। इस सम्राट खंडेलवाल को तो मैं देखता हूँ। रुद्र वाधवा ने कहा, क्या बात है आदित्य, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ डीसीपी से बहुत परेशान हूँ, काशवी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके पेट में ट्यूमर है। उसकी बात सुनकर रुद्र वाधवा परेशान हो गए। उन्होंने कहा, क्या काशवी के पेट में ट्यूमर है? वो ठीक तो हो जाएगी ना आदित्य? हाँ डीसीपी, वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा है कि उसका ऑपरेशन करना होगा और वो उसके बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या आदित्य? डीसीपी, काशवी प्रेग्नेंट है और काशवी का ऑपरेशन होना भी जल्द से जल्द जरूरी है और प्रेगनेंसी में उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। मैं इस चीज को लेकर बहुत परेशान हूँ। आज मैं काशवी को हॉस्पिटल लेकर गया था उसका अबॉर्शन के लिए, लेकिन मैंने उसे बताया नहीं था अबॉर्शन के बारे में। उसे खुद से ही अबॉर्शन के बारे में पता चल गया और उसके बाद उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और आज उसका अबॉर्शन नहीं हो पाया। मैं बहुत परेशान हूँ डीसीपी, अगर वक्त पर काशवी को ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। उसके ट्यूमर का जहर उसकी बॉडी में भी फैल सकता है। लेकिन काशवी अबॉर्शन के लिए तैयार नहीं है। मैं काशवी को नहीं खो सकता, तुम जानते हो ना डीसीपी, काशवी मेरे लिए क्या है। रुद्र वाधवा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे संभालते हुए कहा, जानता हूं तुम काशवी से कितना प्यार करते हो, लेकिन मैं काशवी का दर्द भी समझ सकता हूं। आखिर पिछले 8 साल से अपनी पत्नी को भी इसी दर्द में देख रहा हूं। हमारी शादी को 9 साल हो गए हैं, लेकिन हमारी आज तक औलाद नहीं है। मेरी पत्नी बच्चे के लिए कितना परेशान रहती है मैं देख सकता हूं और इसीलिए मैं तुम्हारा ये दुख समझ सकता हूं। अपनी पत्नी को परेशान देखना एक पति के लिए आसान बात नहीं होती, लेकिन मैं भगवान से दुआ करूंगा कि सब ठीक हो जाए, काशवी भी ठीक हो जाए। आदित्य ने कहा, मेरे रहते उसे कुछ हो भी नहीं सकता, मैं से कभी कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होने दूंगा। तुम आराम से अब पुलिस स्टेशन जाओ और अपना काम करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। रुद्र वाधवा ने कहा, मैं जानता था कि तुम सब कुछ संभाल लोगे, अब मैं टेंशन फ्री हो तो मैं बात बताकर मैं चलता हूँ। तुम अपना और काशवी का ख्याल रखना। आदित्य घर वापस आता है। उसने कमरे में देखा काशवी सो रही थी। आदित्य वापस से कमरे के बाहर निकल जाता है। रिहान के कमरे में जाता है। रिहान ने कहा, भाई आप यहाँ पर? हाँ, वो मुझे दिया से बात करनी है। उसने दिया की तरफ देखकर पूछा, दिया तुमने काशवी को दवा दे दी थी ना? हाँ भैया, मैंने उसे दवा दे दी थी और उसे फ्रूट भी खिला दिए थे। ओके, इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। रिहान ने दिया से कहा, भाई और भाभी बहुत परेशान है, तुम्हें इसका कारण पता है क्या? भाभी ने तुम्हें कुछ बताया? दिया ने पहले सोचा वो काशवी के प्रेग्नेंट होने के बाद रिहान को बता दे, लेकिन फिर उसने कहा, वो क्या है ना भैया, और उसकी लड़ाई हुई है। तुम तो जानते हो काशवी अपने आप को लेकर कितनी केयरलेस है और भैया को उसकी कितनी फिक्र रहती है, इसीलिए भैया उस पर हमेशा गुस्सा करते हैं अपना ख्याल ना रखने की वजह से दवाइयों के लिए, इसीलिए बस काशवी उनसे से गुस्सा है।
रेहान ने कहा, उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। खैर अगर काशवी भाभी गुस्सा है तो भैया उन्हें मना लेंगे। मैं जानता हूँ भाभी इतनी अच्छी है कि वो जाएगी भैया के मनाने से। आखिर दोनों एक दूसरे से प्यार जो इतना करते हैं। आदित्य वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाता है, अपना खाना कमरे में ही मंगा कर खा लेता है और वो आकर काशवी के बगल में लेट जाता है। काशवी का चेहरे दूसरी तरफ था। आदित्य एक नज़र उसकी तरफ देखता है और फिर सीलिंग की तरफ देखने लगता है और धीरे धीरे वो नींद की आगोश में चला जाता है। अगले दिन आदित्य तैयार हो जाता है और शीशे के सामने खड़े होकर कहता है, देखता हूँ वो कौन है जो मेरे रहते मेरी पोजीशन को लेना चाहता है। काशवी कमरे में आती है, वो टेबल में आदित्य की कॉपी रखती है और एक नज़र आदित्य की तरफ देखकर चली जाती है। आदित्य उसकी बेरुखी अपने लिए देख रहा था लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो जानता था इस वक्त काशवी कितना हट है। कुछ देर बाद आदित्य घर से निकल जाता है। काशवी मन में कहती है, आपको कौन सी बात परेशान कर रही है और क्यों आप मेरा एबॉर्शन कराना चाहते हैं, ये वजह तो मैं जानकर ही रहूंगी आदित्य जी। वो भी घर के बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंचती है। वो रिसेप्शन एरिया में कहती है, मुझे डॉक्टर सक्सेना से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे कुछ देर बैठने को कहा। काशवी जाकर इंतजार करती है। डॉक्टर सक्सेना को जब पता चला काशवी आई है तो अपने पेशेंट को चेक करने के बाद उन्होंने काशवी को आने के लिए कह दिया। रश्मि उनके केबिन में आती है। डॉक्टर सक्सेना ने कहा, तो बताइए मिसेस सिंह, कैसे आना हुआ है आपका? क्या आपको अभी भी वीकनेस लग रही है? काशवी ने कहा, डॉक्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे ये जानने आई हूँ कि आदित्य जी मेरा एबॉर्शन क्यों कराना चाहते थे। देखिए डॉक्टर, मुझसे झूठ मत बोलिए प्लीज। आज नहीं तो कल मुझे सच पता चलना ही है, तो बेहतर होगा कि आप मुझे बता दीजिए कि आदित्य जी और आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, नहीं हम क्यों आपसे कुछ छुपाएंगे, और आपके हस्बैंड आपका एबॉर्शन क्यों कराना चाहते थे ये जाकर आप अपने हस्बैंड से पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रही है। डॉक्टर मैं जानती हूँ कि आपको सब सच पता है कि आदित्य जी मेरा एबॉर्शन क्यों कराना चाहते हैं, इसीलिए मुझसे झूठ कहने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने मुझे ये नहीं बताया कि आदित्य जी और आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं तो मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लूंगी कि बिना बताए आप मेरा अबॉर्शन कर रहे थे, जो कि बिल्कुल इलीगल है। फिर आप ही सोचिए आपके साथ क्या होगा। उसकी बात सुनकर डॉक्टर बहुत डर गए। इसीलिए मुझे अब सच सच बताइए कि आदित्य जी और आप लोग मिलकर मुझसे क्या छुपा रहे हैं और क्यों आदित्य जी मेरा अबॉर्शन कराना चाहते हैं। इतनी जल्दी आप लोगों ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। डॉक्टर ने कहा, ठीक है मैं आपको बताता हूं, लेकिन प्लीज उसके बाद आप सोच समझकर फैसला लीजिएगा। देखिए आपके हस्बैंड नहीं चाहते कि ये बात आपको पता चले, लेकिन आपके हस्बैंड के अगेंस्ट जाकर मैं आपको ये बात बता रहा हूं, जबकि मैं जानता हूं कि अगर मैंने आपको ये बात बताई तो आपके हस्बैंड मेरा क्या हाल करेंगे। इसीलिए ये बात बताने के बाद आप उन्हें संभाल संभाल लीजिएगा। काशवी ने कहा, वो कुछ भी नहीं करेंगे, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, बस आप मुझे सच बताइए। देखिए मिसेज सिंह, आपके पेट में ट्यूमर है। काशवी ने कहा, हाँ ये बात तो मुझे पता है, आदित्य जी ने मुझे बात बताई थी। हाँ लेकिन आपको ये भी तो पता होगा कि आपका ऑपरेशन जल्द से जल्द होना बहुत जरूरी है, और आप इस वक्त में प्रेग्नेंट हैं, जब प्रेगनेंसी में हम आपका ऑपरेशन नहीं कर सकते और ऑपरेशन के बाद आप कभी मां नहीं बन सकती। काशवी ने जब ये सुना तो उसे धक्का सा लगा। वो बस आंखें फाड़े डॉक्टर की तरफ देख रही थी। उसने कहा, लेकिन डॉक्टर मैं दवा से भी तो ठीक हो सकती हूँ ना, और अपनी डिलीवरी के बाद मैं अपना ऑपरेशन करा सकती हूँ। डॉक्टर ने कहा, नहीं मिसेज सिंह, आपका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आपका ट्यूमर काफी बड़ा हो चुका है और जानलेवा भी। अगर ट्यूमर आपकी बॉडी में फैल गया तो आपकी जान को खतरा है। इसीलिए आपके हस्बैंड चाहते हैं कि आप अपना एबॉर्शन करा दे, फिर हम आपका ऑपरेशन कर सकते हैं। काशवी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसका चेहरा पूरा उतर गया था। डॉक्टर ने उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाया, लेकिन काशवी अपनी जगह से खड़ी हो गई और उसने कहा, इतनी बड़ी बात आदित्य जी ने मुझसे छुपाई, इसीलिए वो चाहते कि मेरा एबॉर्शन हो जाए। डॉक्टर प्लीज कोई तो तरीका होगा ना जिससे मैं और मेरा बच्चा दोनों ही बच जाए। एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? डॉक्टर मैं खुद तो मर जाऊंगी लेकिन कभी भी अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। डॉक्टर ने कहा, यही कारण था। आपके हस्बैंड जानते थे कि जब आपको सच पता चलेगा तो आप अपने बच्चे को ही चुनेंगी, इसी वजह से वो आपको बिना बताए आपका अबॉर्शन करवा रहे थे। लेकिन फिर भी मेरी आपको ये एडवाइस है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इट विल हेल्प यू। मेडिसिन से ज़्यादा ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है एक बॉडी को। काशवी ने कहा, जी डॉक्टर मैं अपना ध्यान रखूंगी। वो हॉस्पिटल से निकल गई। हॉस्पिटल के गार्डन एरिया में जाकर बेंच में बैठ गई। वो बस रोए जा रही थी। मुझे नहीं मरना है और ना ही मैं अपने बच्चे को मरते हुए देख सकती हूँ।
मुझे तो ये जिंदगी मेरे अदित्या जी के साथ बितानी है, उनका प्यार चाहिए मुझे, उनसे प्यार करना है। लेकिन मैं अपने बच्चे से भी तो उतना ही प्यार करती हूं ना। और भले ही इस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए मुझे खुद की जान को क्यों ना दांव पर लगाना पड़े, मैं लगाऊंगी, लेकिन अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। भले ही मेरे पास जिंदगी के ज्यादा दिन नहीं है, लेकिन जितने भी दिन हैं उतने ही दिन में मैं अदित्या जी को खूब सारा प्यार दूंगी, जिंदगी भर का प्यार कुछ महीनों में दूंगी। इन कुछ महीनों में मैं अपनी पूरी जिंदगी जी लूंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।